वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 9th में साइंस के पार्ट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे आपको साइंस के बेसिक जानकारियाँ देने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में मतलब हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जैसे पेपर में आता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स क्या काम करते हैं। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब हुआ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के अंदर राइबोसोम्स होते हैं प्लेट्स के रूप में, और प्लेट्स के रूप में होते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज यानी प्रोटीन के संश्लेषण का काम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस यानी संश्लेषण का कार्य करते हैं। फिर पेपर में आता है वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आपको एक कमेंट में बताना है कि जो डेंसिटी है उसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये आपसे कमेंट में आपको बताना है। इस वीडियो के बाद आपको डेंसिटी का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या है। और एक और प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो डेंसिटी का एसआई मात्रक और प्रेशर का एसआई मात्रक आपको बताना है। और रिट्रेडेशन का एसआई मात्रक क्या होता है। रिट्रेडेशन को मंदन कहते हैं। जब समय के साथ किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो उसे एक्सीलरेशन कहते हैं, और समय के साथ जब वेग में कमी होती है उसे रिट्रेडेशन कहते हैं यानी मंदन कहते हैं। तो जैसे एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। पैरेनकाइमा के बारे में पूछा जाता है कि पैरेनकाइमा के बारे में कुछ बताइए। तो हमारे पेपर में आता है पैरेनकाइमा जो होता है इसके बारे में कुछ बताइए। तो पेड़ पौधों के अंदर जो ऊतक होते हैं उसके अंदर एक होता है आपका विभाज्योतक ऊतक। तो विभाज्योतक ऊतक में ही आपका पैरेनकाइमा आता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमा के कार्यों के बारे में आपको उल्लेख करना होता है कि पैरेनकाइमा क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमा के बारे में बताते हैं आपको। पैरेनकाइमा को तो हिंदी में मृदुतक कहा जाता है। पैरेनकाइमा जो होता है ये पौधों के स्थूल भागों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में ये जीवित कोशिका में पाया जाता है। इनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, यानी ये सेल ऑफ डिवीजन कर सकते हैं, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनका आकार जो होता है वो अंडाकार हो सकता है, गोल हो सकता है, ठीक है, बहुमुखी हो सकता है, और इलोंगेटेड यानी दीर्घित या लंबा हो सकता है। इनके अंदर जो कोशिका भित्ति है बहुत ही पतली पाई जाती है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा है कि इसके अंदर जो रिक्तिका होता है उसका मतलब इसके अंदर खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है जिसमें रिक्तिका भरी होती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पेपर में आता है कि पैरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, ये फलों के गूदे में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, फलों के गूदों में पैरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे मृदुतक कहते हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान काफ़ी अधिक होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम वायरस की बात कर लेते हैं। पेपर में वायरस के बारे में भी आता है। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये जब किसी भी जीव के शरीर के अंदर होता है तो ये जीवित हो जाता है, और जब ये शरीर से बाहर आता है तो ये मर जाता है। तो ये ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्शन का काम करता है। इन दोनों के बीच में कड़ी है, जीव सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है, ठीक है। इसके बाद आपको याद करना है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका मास कितना होता है। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड होता है, यानी 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो 1 मोल में हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन का वजन अगर 1 ग्राम हुआ तो पेपर में आता है 2 मोल हाइड्रोजन का वजन बताओ, तो 2 ग्राम हो जाएगा। और 0.5 मोल कह देगा तो इसमें 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 ग्राम होता है। तो ये आपको पेपर में पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। फिर न्यूरॉन का चित्र पूछा गया है, और न्यूरॉन के चित्र में आप देखोगे कि उसके अंदर एक डेंड्राइट्स होता है द्रुमिका। इसके कार्यों के बारे में पूछा जाता है। इसका काम होता है ना कि सूचनाओं को ग्रहण करना। और एक्सोन का क्या काम होता है, सूचनाओं को जो बनती हैं कोशिका काय में उसको
अगली कोशिका तक ले जाने, मतलब अगली कोशिका तक ले जाने का काम एक्सोन करते हैं। इसे हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है। पेपर में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहा जाता है। इसका ऐसे मात्रक मीटर होता है और इसे साइंस में एस से डिनोट किया जाता है या एच से। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ठीक है, तो स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। इनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी सेल ऑफ डिवीजन की पावर खो चुके होते हैं। ये पौधों के प्राथमिक वृद्धि, द्वितीय वृद्धि और अंगों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी होते हैं। ये वृद्धि हेतु उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, और इनकी कोशिकाएं मृत या जीवित हो सकती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। तो इस आधार पे जो परमानेंट टिश्यू से दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सरल स्थायी ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम। और जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं वो आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनेकाइमा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गोल्जी अपरेटस के बारे में आता है। इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। और ये क्या काम करता है? तो ये ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन को या मोलिक्यूल्स पदार्थ को, अणुओं को ट्रांसफ़र करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी अंतर्द्रव्य जालिका से अदर ऑर्गन्स यानी दूसरे अंगों तक ना ये पदार्थों का आदान प्रदान या प्रोटीन का आदान प्रदान करता है। गाय का नाम आता है कि गाय का जेनेटिक नेम बताना होता है। तो गाय का जेनेटिक नेम होता है बोस इंडिकस और भैंस का जेनेटिक नेम एग्जाम में आ जाता है तो उसका नाम है बोस बुबालिस। ठीक है, बोस बुबालिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि जब द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। किसी वस्तु का जो भार होता है ना पृथ्वी पे जितना होता है, तो चंद्रमा पर उसका भार जो होता है वो 1/6 गुना ही रह जाता है। यानी कोई वस्तु का वजन मतलब भार न्यूटन में नापेंगे तो अगर किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे अगर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पे जाके 1/6 यानी 1 ही न्यूटन रह जाएगा। ठीक है। पावर का फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम बटे में टाइम। इसका फॉर्मूला m/g/h अपॉन में टाइम लेना होता है। ठीक है। शक्ति यानी पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, या एनर्जी का भी ऐसे मात्रक जूल होता है। ये जूल नाम जो होता है जेम्स प्रोस्कोट जूल के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जेम्स प्रोस्कोट जूल, उन्हीं के सम्मान में ऊर्जा और कार्य का ऐसे मात्रक जूल रखा गया है। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और स्पीड का ऐसे मात्रक किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया गया है कि वो गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो गर्मियों के समय में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं कि ऊनी कपड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं और वो सूती होते हैं, तो उनमें से जो हवा होती है वो हमारे कपड़ों से होके हमारे शरीर पे लगती है और हमारे शरीर में जो पसीना होता है वो इवेपोरेट यानी वाष्पीकृत होकर उड़ने लगता है और इस वजह से हमें ठंडा लगता है। हमारा पसीना जब वाष्प बन के उड़ जाता है तो इससे हमारे को ठंडक महसूस होती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है। फिर एक सवाल आता है कि हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारे जो कान हैं, हम जो बोलते हैं उसके सुनने में और हमारी आवाज़ वापस सुनने में 0.1 सेकंड का, हमारा मस्तिष्क जो है वो 0.1 सेकंड का संवेदन का अंतर होना चाहिए और ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होती है। तो जब हम इस समय को टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यानी ध्वनि को जाके टकराना और टकरा के वापस आने के लिए टोटल डिस्टेंस 34.4 चाहिए। तो जाने आने के हिसाब से इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा 17.2 मीटर हो जाएगा। यानी हमें अपनी प्रतिध्वनि या इको सुननी है तो मूल ध्वनि और श्रोता के बीच में आवाज़ का जाना और टकरा के वापस आने में 17.2 मीटर का डिफरेंस चाहिए।
फोर्स का ऐसा मतलब फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, ये भी ध्यान रखना है। एक पेपर में ऐसे दे दिया जाता है कोई एक्स एलिमेंट है, इसका नीचे यहाँ 15 लिखा रहता है, ऊपर 31 लिखा रहता है। तो नीचे जो 15 है ये आपका एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है। फिर पूछा जाता है कि बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो ये जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना, इसी को प्रोटॉन का नंबर कहते हैं। तो ये 15 हो जाएगा। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 15 हो जाएगा। अब ये न्यूट्रॉन कैसे निकालें, ऊपर आपको एटॉमिक मास दिया रहता है। एटॉमिक मास निकालने के लिए ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ा जाता है। अब प्रोटॉन नीचे 15 दे रखा है, तो 15 जमा न्यूट्रॉन बराबर में 31 हो जाएगा, और 15 उधर घट जाएगा तो न्यूट्रॉन 16 आ जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रोटॉन की खोज या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है इसके लिए एक ट्रिक, जैसे कि ईट पग नच या ईट पर नाच। तो ई का मतलब था इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज थॉमसन ने की थी। प माने प्रोटॉन, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न माने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब पेपर में आपको बताना है कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, ये आपको कमेंट में हमें बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट में इसका जवाब देंगे जल्दी ही। अगला है जैसे कि अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इनसाइड द मदर वोम। माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास की जांच करने में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी गुरुत्वाकर्षण, मतलब काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला m×g×h होता है। और ये न्यूटन की गति का 3 फॉर्मूले याद रखना है। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और 2s बराबर v² माइनस u²। फिर आपको याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आ जाता है पेपर में, तो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहेंगे। तो जितने भी आपको पार्टिकल्स दिए रहेंगे, जैसे 3.011 गुना 10⁻23 ऐसे दिए रहेंगे, तो आप उसको भाग कर दोगे आवोगाद्रो नंबर के पार्टिकल से, जो कि होता है 6.022 गुना 10⁻23। इससे आप जब इसे डिवाइड दे दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपना नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि जिसका आंसर आपको ना कमेंट में देना है। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, आपके कोई पैसे नहीं कटते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारे चैनल पे पेपर में आने वाले मेन चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज का हमारा सवाल है जो कि आपको कमेंट में जवाब देना है कि जो एक होता है टेंडन और एक होता है कंडरा। ठीक है, तो टेंडन और कंडरा के बारे में बताना है कि जो टेंडन है ये क्या काम करता है और कंडरा जो है ये क्या काम करता है। ठीक है,